चलिए आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या अवधारणा है प्रशासन की, लोक प्रशासन की, मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी बात करेंगे। तो देखिए आप स्क्रीन पे लोक प्रशासन का अर्थ, दो शब्द हैं इसमें, लोक और प्रशासन, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों के अलग अलग अर्थ करते हैं हम और फिर दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो लोक शब्द का क्या अर्थ है बात करेंगे, प्रशासन शब्द का क्या अर्थ है बात करेंगे और फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें लोक प्रशासन शब्द का अर्थ मिल जाएगा। हम लोक प्रशासन के अर्थ में भी दो अर्थ करेंगे, एक परंपरागत अर्थ जो कि 80-90 के दशक के पहले प्रचलित था और दूसरा आधुनिक अर्थ जो कि 80-90 के दशक के दौर में प्रचलन में आया, या कहें कि 21वीं सेंचुरी में अब जो एक नया अर्थ प्रचलित हो गया है लोक प्रशासन का। तो देखिए आप यहाँ स्क्रीन पे प्रशासन शब्द का अर्थ देखें पहले और तब उसके बाद फिर लोक शब्द का अर्थ करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। प्रशासन शब्द के दो अर्थ किए जाते हैं, शब्दार्थ भी करते हैं हम प्रशासन का और भावार्थ भी करते हैं। एक तो शब्द का अर्थ क्या है और दूसरा उसका मूल भाव या सेंस क्या है। शब्दार्थ आप देखेंगे तो अंग्रेजी शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश वर्ड, उसका हिंदी रूपांतर है प्रशासन। अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतर प्रशासन। और जो अंग्रेजी का एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों एड और मिनिस्ट्रेर से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के शब्द हैं एड और मिनिस्ट्रेर, उन दो को मिला के हो गया एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजी शब्द और उससे हिंदी का प्रशासन। और वास्तव में देखेंगे तो प्रशासन हिंदी नहीं बल्कि संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन ये हिंदी में भी इतना पॉपुलर हुआ है कि अब हम इसे आम बोलचाल में हिंदी भाषा का शब्द भी कह देते हैं। हाँ, वास्तव में ये संस्कृत भाषा का शब्द है, प्र उपसर्ग है, शास धातु है, दोनों को मिला के प्रशासन बना है। जो लैटिन भाषा के शब्द हैं एड और मिनिस्ट्रेर, उनका अर्थ होता है लोगों की सामूहिक देखभाल करना। लोगों की सामूहिक देखभाल करना, ये एड और मिनिस्ट्रेर शब्दों का अर्थ होता है। रास्ते में हम जा रहे हैं, बारिश आ रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, कोई पेड़ टूट के गिर गया है, रास्ता बंद हो गया है, आने जाने वालों को असुविधा हो रही है, हम आते जाते कुछ लोगों को रोकें, आपस में एक कलेक्टिव एफर्ट, सामूहिक प्रयास करें और उस पेड़ को रास्ते से हटा दें ताकि जो मार्ग में एक रुकावट या बाधा आई थी, आने जाने वालों को जो असुविधा हो रही थी वो खत्म हो जाए। तो ये एक छोटा सा प्रशासनिक काम हो गया। हमने लोगों की सामूहिक देखभाल की, रास्ते में पड़े पेड़ को इसलिए हटा दिया कि ताकि आने जाने वालों को असुविधा ना हो। तो लोगों की सामूहिक देखभाल करना ये एड और मिनिस्ट्रेर शब्दों का अर्थ होता है। अगर हम भावार्थ की बात करें कि जो प्रशासन शब्द है उसका मूल भाव या सेंस क्या है, तो आप देखेंगे प्रशासन में 3 तत्व हैं, उन्हीं तीनों तत्वों को मिला के हम इसका भावार्थ करते हैं। प्रशासन का निर्माण 3 तत्वों से मिलकर हुआ है।
और तीनों को मिला के प्रशासन का बस हम भावार्थ कर देते हैं। एक तत्व है विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य, दूसरा है सामूहिक प्रयास और तीसरा सहयोग तथा समन्वय। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी गतिविधि के प्रशासन होने के लिए तीन अनिवार्य या जरूरी शर्तें होती हैं। सबसे पहली शर्त है कि उस गतिविधि का कुछ निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। आप ध्यान रखेंगे कि प्रशासन में कभी भी हम उद्देश्य विहीन गतिविधियों की चर्चा नहीं करते हैं। दूसरी शर्त या तत्व है कि प्रयास सामूहिक होने चाहिए। कभी भी हम प्रशासन में इंडिविजुअल एफर्ट्स या व्यक्तिगत प्रयासों की बात नहीं करते। हमेशा प्रयासों का सामूहिक होना जरूरी है। और तीसरी शर्त कि उन सामूहिक प्रयासों में आपस में सहयोग और समन्वय का होना भी अत्यंत आवश्यक है। दो या अधिक व्यक्ति होंगे, सामूहिक प्रयास मतलब कम से कम दो व्यक्ति, ज़्यादा जितने हों। जब दो या अधिक व्यक्ति हों, दो या अधिक संस्थाएं हों, अगर उनके बीच में बेहतर ढंग से तालमेल नहीं है तो जो हमारे निर्धारित उद्देश्य हैं उनको हम कभी भी बेहतर ढंग से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो समस्याएं हैं उनका बेहतर ढंग से समाधान नहीं होगा, उल्टे समस्याएं सुलझने की जगह और उलझने लग जाएंगी। तो वैसी स्थिति में सामूहिक प्रयासों में आपस में सहयोग एवं समन्वय का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। इन तीन तत्वों के आधार पर हम प्रशासन की एक परिभाषा करते हैं। तीनों को आपस में मिला दीजिए तो आप प्रशासन का एक अर्थ या एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। बस तीनों को आपस में मिला दीजिए। कैसे? तो देखिए, विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास जो कि सहयोग और समन्वय पर आधारित हो, प्रशासन कहलाता है। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास जो कि सहयोग और समन्वय पर आधारित हो, प्रशासन कहलाता है। तीन तत्व हैं, हमने आपस में मिला दिया, एक परिभाषा बन गई। आपको ये परिभाषा रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार इन तीनों तत्वों को आगे पीछे करके मिला दीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि वो एक शब्दों का सही क्रम हो, वाक्य विन्यास उपयुक्त हो, एक डेफिनेशन तैयार हो जाएगी प्रशासन की। कई विद्वान ऐसे हैं जो तीन नहीं दो तत्वों के आधार पर ही प्रशासन की परिभाषा करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन। उनका मानना है सहयोग समन्वय की अलग से चर्चा जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी सामूहिक प्रयास बिना सहयोग और समन्वय के अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। तो मतलब वो उसमें अंडरस्टूड है, अंतर्निहित है, तो इसलिए अलग से उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि बहुत सारी बातें भले अंतर्निहित हैं, अंडरस्टूड भी हैं, लेकिन एक नए विद्यार्थी को हो सकता है कि वो जो अंतर्निहित बातें हैं वो तो जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक कैसे समझ में आएंगी। तो फिर बेहतर है कि उसे भी अलग से मेंशन कर दिया जाए। क्या बुराई है, थोड़ा सा 4-6 शब्द और बढ़ जाते हैं डेफिनेशन में, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी और आ जाती है। एक नया विद्यार्थी भी आसानी से बात समझ सकता है। तो ये तीन तत्वों के आधार पर प्रशासन की परिभाषा है। अगर आप शब्दार्थ और भावार्थ की तुलना करेंगे तो देखिए, आप शब्दार्थ में भी यही तत्व हैं। लोगों की देखभाल करना विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य हो गया। सामूहिक देखभाल करना सामूहिक प्रयास हो गया। तो दो तत्व तो सीधे दिख रहे हैं, और इसीलिए हमने कहा कि कई विद्वान बस इन दो तत्वों के आधार पर ही डेफिनेशन करते हैं। हमने तीसरे को भी अलग से लिख दिया कि सहयोग और समन्वय भी जरूरी है। तो तीन तत्व अगर हमने मिला दिए तो प्रशासन का अर्थ या परिभाषा हो जाती है। शब्दार्थ में भी वही बातें शामिल हैं।
इन 3 तत्वों के आधार पर जो हम प्रशासन की परिभाषा कर रहे हैं, आप किसी भी उदाहरण, किसी भी गतिविधि के माध्यम से समझ सकते हैं इस बात को। हम कहते हैं चिकित्सा प्रशासन, शिक्षा प्रशासन, रेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन। देखिए अक्सर आम बोलचाल में भी हम यही इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और किताबी भाषा भी आप देखिए तो पुलिस प्रशासन, शिक्षा प्रशासन। तो अब क्यों हम पुलिस को प्रशासन कह रहे हैं, क्यों शिक्षा या चिकित्सा को हम प्रशासन कह रहे हैं? इसीलिए कि उनमें ये तीनों तत्व आवश्यक रूप से अंतर्निहित हैं। पुलिस प्रशासन का एक निश्चित और विशिष्ट उद्देश्य है शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दंगा फसाद, चोरी डकैती रोकना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन में बहुत सारे व्यक्ति और संस्थाएं लगे हुए हैं जो उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं। और तीसरा सहयोग व समन्वय, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो भी सामूहिक प्रयास होंगे, अगर आपस में तालमेल नहीं होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तो समस्याएं सुलझेंगी नहीं, उद्देश्य पूरे नहीं होंगे, उल्टा समस्याएं और उलझ जाएंगी। हमारे देश में देखिए आए दिन केंद्र और राज्य के लड़ाई झगड़े, कभी केंद्र का बंगाल से, कभी दिल्ली, कभी महाराष्ट्र, कभी नुकसान जनता का होता है, समय पर वैक्सीन नहीं लग पाया, उतने लोगों को नहीं लग पाया जितना टारगेट है, या अनाज नहीं मिल पाया, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाया, जो आप देखिए। तो जहां समन्वय नहीं है, वहीं निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में समस्याओं का सामना करना होता है। शिक्षा प्रशासन 3 तत्व हैं, निश्चित उद्देश्य है, शिक्षा साक्षरता का विस्तार करना, सामूहिक प्रयास हैं, और समन्वय जरूरी है। चिकित्सा प्रशासन या जिसको भी हम प्रशासन कह रहे हैं, आप देखेंगे उसमें अनिवार्य रूप से इन तीनों तत्वों का समावेश है। बात को आगे बढ़ाएं, जो विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य है, ये 2 तरह का हो सकता है। देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है कि विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य 2 तरह का हो सकता है। एक लोक हित या जनहित, और दूसरा निजी हित या लाभ कमाना। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, मूलतः आप देखेंगे तो इन्हीं 2 उद्देश्यों के लिए, मुख्यतः तो यही 2 उद्देश्य हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो फिर अंदर की बातें हैं, अदरवाइज मूलतः आप देखें तो 2 ही उद्देश्य हैं। या व्यक्ति अपने लाभ, अपने निजी हित और स्वार्थ के लिए काम करता है, और या समाज के हित के लिए काम करता है। व्यक्ति अगर समाज के हित के लिए काम करे, निस्वार्थ भावना से लोगों के हित कल्याण के बारे में सोचे, अगर इस उद्देश्य को लेकर सामूहिक प्रयास किए जाएं, तो उस प्रशासन को हम लोक प्रशासन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य हो लोक हित या जनता के हित को सुनिश्चित करना, तो उसे लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। और जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य निजी हित या लाभ कमाना होता है, हम जो प्रयास कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा अपना निजी फायदा होगा, कुछ पैसा मिलेगा, कुछ हमारे स्वार्थ पूरे होंगे, निजी हित, तो फिर ऐसे प्रशासन को निजी प्रशासन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा देते हैं। दोनों प्रशासन होते हैं, दोनों में निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। बस दोनों के जो उद्देश्य हैं, उनकी प्राथमिकताएं हैं, वो भिन्न भिन्न होती हैं।
एक लोगों के हितों को प्राथमिकता देता है, जबकि दूसरे की प्राथमिकता निजी हित या लाभ कमाना होता है। एक लोक प्रशासन कहलाता है, दूसरा निजी प्रशासन कहलाता है। विशिष्ट उद्देश्य का सामूहिक प्रयास लोक हित तो लोक प्रशासन, और विशिष्ट उद्देश्य का सामूहिक प्रयास निजी हित या लाभ कमाना, तो उसे निजी प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। शिक्षा प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, अब इसी में आप देखिए तो एक सरकारी अस्पताल, एक प्राइवेट अस्पताल, एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल, मतलब निजी, सरकारी और निजी, अंतर यही है, एक लोक प्रशासन, दूसरा निजी प्रशासन। जो सरकारी स्कूल है लोक प्रशासन है, और जो निजी स्कूल या निजी अस्पताल है निजी प्रशासन। सरकारी अस्पताल में जाइए आप, 10 रुपये 5 रुपये की पर्ची बनेगी, बड़ी से बड़ी बीमारी दिखा लीजिए, बहुत कम खर्च में इलाज करवा लीजिए। वैक्सीन लग रही है कोरोना से निपटने के लिए, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्सक्यूज मी, सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लग रही है। और जब वही वैक्सीन लगवाने के लिए हम निजी अस्पताल में जाएं तो देखिए हमें पैसा पे करना है। सरकारी अस्पताल में बड़ी से बड़ी बीमारी, कोरोना नहीं हुआ या जो भी, तो नाम मात्र का खर्च, फ्री में सुविधाएं सारी। और प्राइवेट में जाएं तो 5-5, 10-10 लाख रुपया के बिल, वही बीमारी वही इलाज, लेकिन बस सरकारी और निजी में अंतर है। तो देखिए एक में जो काम फ्री में या बहुत नाम मात्र के शुल्क में, एक टोकन मनी के रूप में हो रहा है, वही काम निजी में लाखों रुपए खर्च करके हो रहा है, या तब भी नहीं हो पा रहा है। दोनों प्रशासन, लेकिन दोनों के उद्देश्य, उनकी प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न हैं। एक जनता के हित को प्राथमिक मानते हुए काम कर रहा है, और दूसरे के लिए प्राथमिकता लाभ है, पहले पैसा तब आपका स्वास्थ्य, और दूसरे में पहले स्वास्थ्य। सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, देखें आप यही अंतर है। सरकारी स्कूल बहुत नाम मात्र की फ़ी लगेगी, एक टोकन मनी या वो भी नहीं, साल भर तक बच्चा पढ़ता है। उल्टा सरकार कई तरह की सुविधाएं देती है, मुफ्त ड्रेस मिलती है, मिड डे मील के तहत खाना मिलता है, वजीफे मिलते हैं, शुल्क, किताबें, सब कुछ। और प्राइवेट स्कूल में एक एक महीने की फीस इतनी है कि देते देते कमर टूट जाए लोगों की। हैं दोनों शिक्षा प्रशासन का, लेकिन एक वो जो सरकारी है वो लोक प्रशासन है, उसका उद्देश्य पैसा कमाना या लाभ कमाना नहीं है, जनता के हित को सुनिश्चित करना, शिक्षा साक्षरता का विस्तार करना है। जबकि दूसरे का प्राथमिक उद्देश्य अपने निजी हित या लाभ को सुनिश्चित करना है। तो प्रशासन 3 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन अब उन 3 में भी जो निश्चित उद्देश्य है वो क्या है, उसके आधार पर प्रशासन को पुनः 2 अलग अलग अंगों में विभक्त कर दिया गया है। एक को लोक प्रशासन कहा गया है और दूसरे को निजी प्रशासन की संज्ञा दी गई है। ये तो प्रशासन से जुड़ी कुछ बातें थी। दूसरा शब्द है लोक, लोक प्रशासन में दूसरा शब्द लोक है। थोड़ा सा इस पे है, विभिन्न विद्वानों के अनुसार लोक शब्द के भी 2 अर्थ हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन में प्रयुक्त लोक शब्द का अर्थ है जनता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मतलब वही लोक, जनता। और कुछ दूसरे विद्वानों का कहना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक जो लोक शब्द है उसका मतलब है सरकार, गवर्नमेंट। लोक का मतलब जनता भी, लोक का मतलब सरकार भी। अलग अलग विद्वानों की राय है। अगर हम लोक का मतलब जनता माने
प्रशासन का अर्थ यहाँ हम देख रहे हैं। दोनों को अगर आपस में जोड़ें तो देखिए एक अर्थ मिलेगा हमें, एक परिभाषा मिलेगी, जनता के हित के लिए किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। जनता के हित के लिए किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। यहां भी हमने वही अर्थ किया कि जब सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य हो लोगों का हित करना, तो उसे फिर हम लोक प्रशासन की संज्ञा देते हैं। वहां से भी वही अर्थ मिल रहा है। लोक का मतलब जनता, प्रशासन का अर्थ हम देख रहे हैं, दोनों को हम जोड़ रहे, तो जनता के हित के लिए किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। और अगर हम लोक का मतलब लें सरकार, हम दोनों विद्वानों की बात माने, दोनों तरह के विद्वानों की बात माने, तो लोक का मतलब लें अगर सरकार, प्रशासन का अर्थ हम देख रहे हैं, अब दोनों को जोड़ दें तो दूसरा अर्थ है सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन लोक प्रशासन। सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। एक जनता के हित के लिए किया गया, दूसरा सरकार के द्वारा किया गया। तो ये दो अर्थ हैं हमारे पास। अब देखिए आप, जनता के लिए में जनता क्या है? साध्य। किसके लिए? एंड क्या है? टारगेट क्या है? तो जनता, उसका हित, उसके लिए। और सरकार के द्वारा में सरकार है साधन, सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन। एक साध्यों के आधार पे लोक शब्द को समझाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा साधनों के आधार पे वही काम कर रहा है। वास्तव में साध्य और साधन हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। इनको अलग अलग करके देखना समझदारी नहीं है। हमें केवल अपने साध्य या लक्ष्य पता हो, उनकी प्राप्ति के साधन ही ना हो तो क्या कर पाएंगे? कैसे उन लक्ष्यों, उन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे? क्या करना है तो पता हो, लेकिन कैसे करना है पता नहीं हो, कौन करेगा नहीं हो तो फिर? और या कैसे करना है, कौन करेगा तो पता है, लेकिन क्यों करना है, क्या करना है वही नहीं पता, तब भी कुछ नहीं। तो लक्ष्य का स्पष्ट होना भी आवश्यक है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जरूरी साधन संसाधन हैं उनका होना भी अत्यंत आवश्यक है। मतलब साध्य और साधन वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, किसी एक से हमारा काम नहीं चल सकता। कहने का मतलब कि लोक शब्द की दो अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग अर्थ जरूर बताए हैं विद्वानों ने, लेकिन ये दोनों अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी या कंट्राडिक्टरी नहीं है। तो प्रशासन का अर्थ भी है हमारे पास। लोक शब्द के दो अर्थ हैं हमारे पास, जनता, सरकार, दोनों अपनी जगह ठीक है। अब अगर हम इन सारी बातों को आपस में मिला दें, इन सारी बातों को आपस में मिला दें, तो देखिए आप, लोक प्रशासन का फिर जो एक अर्थ या परिभाषा आपको याद रखनी है, जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है।
देखिए इसमें तीनों आ गए। लोक के दो अर्थ हैं, जनता, सरकार, और फिर प्रशासन का अर्थ है। तीनों आ गए इसमें, जनता भी आ गई, सरकार भी आ गई और प्रशासन भी आ गया। हमने बस तीनों को बड़ी खूबसूरती से आपस में जोड़ दिया। एक अर्थ, एक परिभाषा मिल गई हमें कि जनता के हित के लिए किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। तो अब आप याद रखिए कि जो काम जनता के लिए हो रहे हैं, सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, वो सब लोक प्रशासन का हिस्सा है। जनता का हित तो सरकारी कार्य। हालांकि ये लोक प्रशासन का परंपरागत अर्थ है। आज से 30-40 साल पहले ये अर्थ प्रचलित हुआ करता था। अब जबकि 80s-90s में एलपीजी की नीतियां आई हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियां आई हैं, तब से लोक प्रशासन के अर्थ में कुछ चेंज हुए हैं। अभी हम जो नया अर्थ है उसकी भी बात करेंगे। तो ये एक लोक प्रशासन का अर्थ, हालांकि परंपरागत अर्थ, जनता के हित के लिए किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन ही लोक प्रशासन है। यहाँ जो मैंने पीछे बताया आपको, प्रशासन हिंदी भाषा का शब्द और हिंदी नहीं, वास्तव में संस्कृत भाषा का, तो वो अलग से यहाँ लिखा दिख रहा है आपको कि प्रशासन में प्र उपसर्ग है और साथ में शासन है, दोनों को मिला के प्रशासन बना है। प्र का मतलब होता है उत्कृष्ट या बेहतर, एक्सीलेंट, और शासन का मतलब होता है सरकार चलाने का तरीका या पद्धति। किसी समाज या समुदाय की जो राजनीतिक संरचना होती है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसे हम राज्य कहते हैं। राज्य का निर्माण 4 आवश्यक तत्वों से होता है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य के 4 तत्वों में एक अनिवार्य तत्व होती है सरकार। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को जनता के बीच में लागू करती है और न्यायपालिका लोगों के आपसी विवादों का निपटारा करती है। तो सरकार के 3 अंग हैं, तीनों के अलग अलग कार्य हैं। सरकार चलाने का जो तरीका या पद्धति है उसे हम शासन कहते हैं। सरकार गवर्नमेंट और शासन गवर्नेंस। सरकार चलाने का तरीका या पद्धति गवर्नेंस या शासन कहलाता है। लोकतंत्र होगा कि राजतंत्र होगा, जनता की भागीदारी कितनी होगी, नहीं होगी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके आपस के संबंध कैसे और क्या होंगे, तो कैसे सरकार चलेगी, उसके लिए कुछ तरीके, कुछ नियम, कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं। वो जो तरीका होता है सरकार चलाने का, उसी को शासन कहा जाता है। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित पॉपुलर शासन व्यवस्था है। तो सरकार चलाने का तरीका है शासन। प्र का मतलब है उत्कृष्ट या बेहतर, दोनों को जोड़ दिया हमने। तो देखिए, बेहतर ढंग से शासन का संचालन करना प्रशासन कहलाता है। बेहतर ढंग से शासन का संचालन करना प्रशासन कहलाता है। तो ये भी एक अर्थ है प्रशासन शब्द का।
हमने पीछे आपको एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का अर्थ बताया, जो कि एड और मिनिस्ट्रियर शब्दों से मिलके बना है। और अब जो ये हिंदी या संस्कृत भाषा का शब्द है प्रशासन, हम उसका भी अर्थ देख रहे हैं, बेहतर ढंग से शासन का संचालन करना। आगे बढ़ें। देखिए अब लोक प्रशासन का आधुनिक अर्थ। मैंने कहा हम दोनों पढ़ेंगे। परंपरागत क्या था बिफोर एलपीजी, और आधुनिक क्या है। तो लोक प्रशासन का आधुनिक अर्थ या वर्तमान समय में क्या स्थिति है उसको देखें। सबसे पहली बात तो कि आधुनिक से मतलब क्या है हमारा, किस दौर किस समय को हम आधुनिक कहेंगे या वर्तमान कहेंगे, क्या पैरामीटर हैं, कब से हमने ये परंपरागत और आधुनिक का वर्गीकरण किया है। यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं अभी आपसे कि परंपरागत का मतलब क्या है हमारे लिए और आधुनिक का मतलब क्या है। तो ध्यान रखिए 1980-90 के दशक के पहले को हम कहते हैं यहाँ परंपरागत, और 1980-90 के दशक से जो अब तक का समय है इसे हम कहते हैं आधुनिक। या दूसरे शब्दों में कहें तो 20वीं सदी वो हो गई एक तरह से परंपरागत, और अब 21वीं सदी, 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी की शुरुआत, ये हो गया आधुनिक। तो वही लिखा है 1980-90 का दशक या 21वीं सदी की शुरुआत। ये तो सबसे पहली बात हमारा मतलब है वर्तमान समय से या आधुनिक टाइम से, मॉडर्न एरा। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, एलपीजी की नीतियां। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एलपीजी। एल लिबरलाइजेशन या उदारीकरण, पी प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, और जी ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण। संक्षेप में हम इन्हें एलपीजी की संज्ञा देते हैं। 1980-90 के दशक में इन नीतियों की शुरुआत हुई अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से, और फिर धीरे धीरे ये नीतियां दुनिया के अन्य देशों में भी प्रचलित हुई। उन्नीस सौ 1980 के दशक में देखें, अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। उनके समय से इन नीतियों की शुरुआत हुई थी। भारत में हमने 1991 में अपनाया इन्हें। नई आर्थिक नीति के माध्यम से दुनिया के और देशों ने भी लगभग उसी के आसपास धीरे धीरे इन नीतियों को अपनाया। तो हम इसीलिए संयुक्त रूप से कहते हैं 1980-90 का दशक। तो इसमें अमेरिका ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी आ जाते हैं और भारत जैसे विकासशील देश भी आ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन या उदारीकरण का मतलब नियम कानूनों का लचीलापन, बहुत कठोर कायदे नियम कानून ना हो बल्कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, समय परिस्थिति और ज़रूरत के अनुसार उन नियम कानूनों में परिवर्तन की पर्याप्त गुंजाइश हो। प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, हम केवल हर चीज़ के लिए सरकार और सरकारी संस्थाओं के ऊपर निर्भर नहीं रहें बल्कि निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ाएं, उन्हें आगे आने का मौका दें।
और भूमंडलीकरण की वो जो निजी कंपनियां हों वो केवल हमारे अपने देश की होंगी, ऐसी भी बाध्यता नहीं हो। देशी विदेशी हम सबको समान मौका दें। जो सक्षम हैं, जो हमारे देश के संविधान नियम कानूनों को मानने को तैयार है, हमारे शर्तें मान रहा है, वो आए, काम करे। अब वो देशी हो या विदेशी हो, ये फर्क ही अंतर नहीं रह जाए। तो एलपीजी की नीतियाँ ही आजकल देखिए दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारें बहुत ज़्यादा जोर दे रही हैं नीतियों पर। निजी कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, इन सब की भूमिका बढ़ाई गई। सरकार और सरकारी संस्थाओं की भूमिका कम की गई। कहा गया कि अकेले इनके भरोसे बैठना ठीक नहीं। और जब ये एलपीजी की नीतियां आई तो हमने लोक प्रशासन के अर्थ में कुछ बदलाव महसूस किया। आप देखिए, जब एलपीजी की नीतियां आई थी, समाज के हर क्षेत्र पर उन नीतियों का व्यापक प्रभाव देखने को मिला था। वो शिक्षा हो, वो स्वास्थ्य हो, वो पर्यटन हो, वो राजनीति हो, वो समाज हो, वो अर्थव्यवस्था हो, हर जगह प्रभाव। प्रशासन के ऊपर भी प्रभाव देखने को मिले एलपीजी की नीतियों। लोक प्रशासन के अर्थ में कुछ परिवर्तन हो गए। क्या परिवर्तन हुए, क्या प्रभाव पड़ा एलपीजी की नीतियों का? तो देखिए, लोक प्रशासन के अर्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। हमने एलपीजी के आने के बाद जो एक बड़ा चेंज महसूस किया लोक प्रशासन के अर्थ में, वो था कि अब हमारे लिए जनता का हित तो अभी भी सर्वोपरि है, लेकिन कार्यों का सरकारी होना जरूरी नहीं है। जनता का हित सर्वोपरि है, लेकिन कार्यों का सरकारी होना जरूरी नहीं है। परंपरागत अर्थ हमने किया, जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन, लेकिन अब हमने ऐसा महसूस किया कि जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। वो सरकार करे ये कतई आवश्यक नहीं है। अगर गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन भी जनता का हित कर रहे हैं तो वो भी लोक प्रशासन का हिस्सा है। चूँकि हमने देखा ऐसा कि जब एलपीजी की नीतियां आई, निजी कंपनियों की, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बढ़ाई गई, तो फिर हमने ऐसा महसूस किया कि बहुत सारे गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन ऐसे हैं जो हैं तो गैर सरकारी काम लेकिन जनता के हित का करते हैं। तो इसलिए फिर हमने कहा कि अगर गैर सरकारी संगठन भी जनता के हित का काम कर रहे हैं तो वो भी लोक प्रशासन में शामिल हैं। हम लोक प्रशासन को केवल सरकारी कार्यों तक ही सीमित नहीं करेंगे। बचपन बचाओ आंदोलन देखिए आप, बाल श्रम, बाल शोषण की समस्या से निपटने के लिए पूरे देशव्यापी स्तर पर काम करता है। लाखों बच्चों को अब तक वो इस तरह की समस्याओं से मुक्त करवा चुका है। जो बचपन बचाओ आंदोलन के मुखिया हैं, नोबेल पुरस्कार तक मिल चुका है शांति का उनके कार्यों के लिए। अब एक गैर सरकारी संगठन है लेकिन काम तो जनता के हित का कर रहा है। कोई उनका अपना निजी लाभ या स्वार्थ तो नहीं है चाइल्ड लेबर को रोकना या बच्चों का जो शोषण हो रहा है उसे रोकना। काम जनता के हित का कर रहे हैं। गैर सरकारी तो आजकल बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं जो गैर सरकारी हैं फिर भी जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। हमने उन सबको अब लोक प्रशासन में शामिल कर लिया। तो एक ये चेंज हमें देखने को मिला 1980-90 के दशक। और एक चेंज क्या देखा हमने?
हमने अब ऐसी बड़ी बड़ी निजी कंपनियों को भी लोक प्रशासन में शामिल कर लिया जो जनता या करदाता के पैसे पर निर्भर हैं, जिन्हें सरकारी वित्तीय संस्थानों से मदद मिली है या जो सरकार से सुविधा, सहायता, सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से एक या एक से ज़्यादा अगर शर्तें पूरी हो रही हैं तो उस तरह की बड़ी बड़ी निजी कंपनियों को भी अब हमने लोक प्रशासन में शामिल किया है। चूँकि हम बात कर रहे हैं एलपीजी का दौर है, एलपीजी में पी प्राइवेटाइजेशन है, जी ग्लोबलाइजेशन है। मतलब ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियों की, निजी कंपनियों की भूमिका बढ़नी है। अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आएगी तो जब बड़ी कंपनी होगी पैसे और संरचना और हर लिहाज से, तभी तो वो आएगी हमारे देश में। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप देखिए अमेजन, गूगल या बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जितने कर्मचारी हैं, जितना उनका टर्नओवर है, ज़्यादातर देशों की तो ना उतनी आबादी है और ना उनका जीडीपी उतना है। हमारे देश में रिलायंस, टाटा, अंबानी, अडानी और जो तो आप देखिए बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, लाखों करोड़ रुपए की जिनकी संपत्ति है। अब ये जो बड़ी बड़ी निजी कंपनियां हैं, अब मुद्दा ये है कि क्या सारा पैसा अंबानी अडानी के अपने घर का है? अगर 5 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ के मालिक हैं वो तो ऐसा नहीं है। सारा पैसा उनका अपना नहीं है। उन्होंने शेयर मार्केट में अपनी कंपनी की लिस्टिंग करवाई है, शेयर बेच रहे हैं कंपनी के। हमने उनके बहुत सारे शेयर खरीदे हैं, किसी ने 100, किसी ने 500, हमारा पैसा भी लगा है उसमें। नहीं तो हमने LIC में बीमा करवाया है, बैंक में अकाउंट में पैसा जमा किया है, इन्होंने वहाँ पैसा निवेश कर दिया है शेयर मार्केट में। तो जनता या करदाता का पैसा लगा है या सरकारी वित्तीय संस्थानों का पैसा लगा है। विजय माल्या तो 12,000 करोड़ रुपए, तो नीरव मोदी इतने हजार करोड़, तो मेहुल चौक से तो देखे सब कहाँ, किसका पैसा? सरकारी बैंक। सरकारी बैंक मतलब आपका हमारा पैसा। तो या डायरेक्टली हमने निवेश किया है और नहीं तो इनडायरेक्टली पैसा हमारा है, वो सरकारी वित्तीय संस्थानों ने निवेश किया है और तब ये इतने बड़े हुए। खुद अपने घर की पूंजी देखें वो कितनी है, 5%, 10%, 20% मैक्सिमम। दुनिया की 80% से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखेंगे उनकी 80% से ज़्यादा जो पूंजी है वो उनकी अपनी नहीं है, बल्कि वो इसी तरह से शेयर धारकों या निवेशकों का पैसा है। सरकार उन्हें सुविधा दे रही है, सहायता दे रही है, सब्सिडी दे रही है। सरकार कह रही है आप आइए हमारे देश में इंडस्ट्री खोलिए, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, हम 10 साल तक आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम ज़मीन मुफ्त देंगे या कम कीमत पे देंगे, आप आइए अस्पताल बनाइए, हम ज़मीन आपको लीज पे 100 साल की लीज पे दे रहे हैं, नाम मात्र का पैसा लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। स्कूल खोलिए, अस्पताल खोलिए, रोड बनाइए या और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद कीजिए। तो सरकार उन्हें कई तरह की सुविधाएं, सहायताएं दे रही है और तब जाके इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आजकल जितनी ये इस तरह की बड़ी बड़ी निजी कंपनियां हैं जिनकी अगर 100 रुपए की पूंजी है तो पूरा 100 उनका अपना नहीं है, कहीं मार्केट का पैसा लगा है सरकार का, तो फिर ऐसी बड़ी बड़ी निजी कंपनियों को भी आज हमने लोक प्रशासन के दायरे में शामिल किया है। क्यों?
क्योंकि चूंकि जनता या सरकार का पैसा लगा है तो ये बड़ी बड़ी निजी कंपनियां भी जनता के हितों को नज़रअंदाज कर पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। जनता का पैसा है, जनता के साथ ही गड़बड़ करेंगी, धोखा चीटिंग घोटाला करेंगी, जनता के हितों को नज़रअंदाज करेंगी, जनता के बीच में कंपनी की छवि खराब होगी, जनता अपना पैसा खींचेगी, शेयर मार्केट में शेयरों की कीमत कम हो जाएगी, धड़ाम से ज़मीन पे आ जाएंगे। पढ़ते सुनते हैं आपकी एक एक दिन में लाखों करोड़ रुपया का नुकसान हो जाता है, डूब जाएगा पैसा। सरकार हाथ खींच लेगी कि नहीं भैया ऐसी कंपनी को हम मदद नहीं करेंगे जो इतनी कुख्यात है, जो हमारे नियम कानून नहीं मान रही, कि जनता के हितों को नज़रअंदाज कर रही है, सरकार मदद देना बंद कर देगी। तो आजकल ऐसी बड़ी बड़ी निजी कंपनियों की ये ज़रूरत भी है और मजबूरी भी कि वो भी जनता के हितों को ध्यान में रखें। हमारे देश में तो आप देखेंगे हमने जो नया कंपनी कानून बनाया है उसके तहत कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान किया है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की संकल्पना है, जिसमें इस तरह के बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों या कंपनियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जनता के हित में काम करें, वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें पूरा करें, और कर रहे हैं। कानूनन करना पड़ रहा है। तो फिर जब वो भी जनता का हित कर रहे तो फिर वो भी तो लोक प्रशासन का हिस्सा हो गए हैं। तो परिणाम क्या हुआ? हमने गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी शामिल किया है जो जनता या लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों, निजी कंपनियों को भी लोक प्रशासन में शामिल किया है जिनमें जनता या करदाता का पैसा लगा है। और फाइनली अब जो आधुनिक अर्थ हो गया है लोक प्रशासन का वो है, देखिए लिखा है यहाँ कि वर्तमान समय में सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन। पहले सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन होता था, अब सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है। पहले हम ये देखते थे कि काम सरकारी यानी है तो लोक प्रशासन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी कि जनता का हित हो, सरकारी संस्था हो तो लोक प्रशासन है। अब लेकिन आधुनिक अर्थ में आपको बता रहा हूँ कि अब केवल हमारे देखने का पैमाना ये नहीं होगा कि वो सरकारी है या नहीं, हमें ये देखना है कि वो सार्वजनिक है या नहीं। सार्वजनिक का मतलब है कि उसके कामों गतिविधियों का समाज के कितने बड़े वर्ग के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। 10-5 आदमियों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा तो वो नहीं है सार्वजनिक, लेकिन 10-20 करोड़ को प्रभाव पड़ रहा है तो फिर वो सार्वजनिक है। और अगर वो सार्वजनिक है तो फिर वो लोक प्रशासन का हिस्सा है। तो अब पैमाना ये है कि जिस भी संस्था के काम गतिविधियां हम ये देखें कि वो सार्वजनिक हैं कि नहीं। अगर वो सार्वजनिक हैं तो वो लोक प्रशासन में शामिल है। रिलायंस, टाटा, गूगल, अमेजॉन, बचपन बचाओ आंदोलन, देखिए आप, ये कोई भी सरकारी नहीं है लेकिन ये सब सार्वजनिक है। इन सब के कामों गतिविधियों का प्रभाव समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के ऊपर पड़ रहा है। तो इसलिए इन सबको अब हमने लोक प्रशासन में शामिल किया है। तो नया अर्थ ये कि सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्य, और इस सार्वजनिक में सरकारी तो हैं ही लेकिन बड़े बड़े निजी भी हो सकते हैं, गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं भी हो सकती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां भी हो सकती हैं, मतलब जिनका प्रभाव व्यापक हो, जो जनता के हित में काम कर रहे हो।
तो अब वो सब आज लोक प्रशासन में शामिल हैं। तो लोक प्रशासन के दायरे, उसका अर्थ पहले की तुलना में काफ़ी व्यापक हो गया है। 2008 में अमेरिका में तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उसी सार्वजनिक वाली बात को और समझाया गया है यहाँ कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन का सार्वजनिक होना जरूरी है, न कि सरकारी। समाज के किसी वर्ग या लोगों के समूह के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव कितना है, उससे सार्वजनिकता तय होगी। जितना व्यापक प्रभाव, उतनी व्यापक सार्वजनिकता, और उतना ही वह लोक प्रशासन के अध्ययन का हिस्सा। तो मैंने कहा कि 10-20 लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, और या 10-20 करोड़ को। जितना व्यापक प्रभाव, उतनी व्यापक सार्वजनिक कहलाएगी वो संस्था, उतना ही वो लोक प्रशासन के अध्ययन का हिस्सा होगी। तो मैं बता रहा हूं आपको कि 2008 में अमेरिका में तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, सायरा क्रूज यूनिवर्सिटी। इसका एक कॉन्फ्रेंस सेंटर है, मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर। 2008 में लोक प्रशासन से जुड़े विभिन्न विद्वान वहां इकट्ठे हुए। एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसे हमने थर्ड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस या तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन की संज्ञा दी। तृतीय मतलब 2 और इसके पहले हो चुके थे। 1968 में एक हुआ, तब दुनिया के बड़े बड़े लोक प्रशासन के विद्वान इकट्ठे हुए थे। फिर दूसरा 1988, 20 साल बाद हुआ था, फिर दुनिया के बड़े बड़े लोक प्रशासन के विद्वान इकट्ठे हुए। और तीसरा 2008 में। मतलब कहने का कि हर 20 साल में पूरी दुनिया के लोक प्रशासन विषय के बड़े बड़े विद्वान, प्रसिद्ध लोक प्रशासक वहाँ जाते हैं, उस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। 3 दिन 4 दिन ये सम्मेलन होता है। 3 अब तक हो चुके हैं, 68, 88, 2008, चौथा अब 2028 में होगा। तो जो ये विद्वान इकट्ठे होते हैं, 3-4 दिन चर्चाएं होती हैं, अपने रिसर्च पेपर प्रकाशित करते हैं, वो पढ़ते हैं। तो मुद्दा ये होता है डिस्कशन का कि 20 साल में दुनिया कितनी बदल गई, क्या चेंज हो गया। 88 से 2008 या 2008 से 2028 क्या चेंज हुए इस 20 साल में, क्या चुनौतियां, समस्याएं आई। इन चुनौतियों, समस्याओं से निपटने में लोक प्रशासन कितना सक्षम रहा कि नहीं रहा, क्या दिक्कतें आई उसको, कैसे अब हम सुधार करें ताकि आगे उस तरह की समस्याएं, चुनौतियां फिर ना आए। तो ये सब पे डिस्कशन होते हैं। परिवर्तित परिस्थिति के अकॉर्डिंग लोक प्रशासन की भूमिका में आवश्यक परिवर्तन लाना, उसे अप टू डेट बनाना, ये पर्पस होता है। 1988 में द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ था, तब एलपीजी की नीतियों की शुरुआत ही हुई थी। तो उस सम्मेलन में ये कहा गया था कि अब अकेले हम सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे जनता के हित के लिए, बल्कि निजी कंपनियों, बाजार की भूमिका, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को भी प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, हो गया। अब फिर उसके बाद 20 साल में हमें इनकी भूमिका देखने को मिली। गैर सरकारी, निजी, स्वयंसेवी जब भूमिका देखने को मिली, तो हमने पाया कि ये हैं तो गैर सरकारी, स्वयंसेवी, निजी, लेकिन सारे अपने निजी लाभ या स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनमें कई ऐसे भी हैं जो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। 20 साल में बड़े पैमाने पे हमें ऐसा देखने को मिला, देश विदेश हर जगह।
तो फिर जब ये 2008 में तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ, चर्चाएं हुई, डिस्कशन हुए, और इसी में फिर वो जो लोक प्रशासन का नया अर्थ है उसे मान्यता दी गई कि अच्छा, इसका मतलब कि अब सरकारी कार्यों का प्रशासन ही फिर लोक प्रशासन नहीं होगा। हम तो सरकार की भूमिका कम कर रहे हैं, निजी कंपनियां आ रही हैं, एनजीओ आ रहे हैं, और ये भी जनता का हित कर रहे हैं। तो तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन में फिर सहमति बनी इस बात पे कि अब वो लोक प्रशासन का जो अर्थ था, जनता का है तो सरकारी कार्य, वो पुराना है, अब नया अर्थ चलेगा लोक प्रशासन का। नया अर्थ आसान शब्दों में वही जो मैंने आपको बताया कि सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन। तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन में जो एक डेफिनेशन, एक परिभाषा दी गई लोक प्रशासन की, तो कहा गया सामूहिक संबंधों से बंधी एक प्रक्रिया जो आपसी विचार विमर्श से युक्त हो ताकि लोगों की समृद्धि और विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो लोक प्रशासन की ये एक नई डेफिनेशन या परिभाषा आई। क्या है लोक प्रशासन जब पूछा गया तो फिर बताया गया कि लोक प्रशासन सामूहिक सामाजिक संबंधों से बंधी एक प्रक्रिया है। सामूहिक संबंध क्या? तो वही पहले तो एक वो सामूहिक का मतलब मैंने बताई आपको कि दो या अधिक व्यक्ति संस्थाएं। अब सामूहिक सामाजिक संबंधों का मतलब क्या कि सरकारी भी, गैर सरकारी भी, स्वयंसेवी भी, निजी भी, मतलब अकेले सरकार के भरोसे नहीं बल्कि उसके अलावा और संस्थाएं, उनके सामूहिक संबंध, उनकी आपस में नेटवर्किंग, आपस में उनका एक तंत्र जाल। आजकल ई गवर्नेंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम इन सभी संस्थाओं को आसानी से एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, उनकी नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो सामूहिक संबंधों से बंधी प्रक्रिया जो आपसी विचार विमर्श से युक्त हो, मतलब सरकारी, गैर सरकारी, निजी आपस में बैठें, बातचीत करें, विचार विमर्श करें ताकि हम जनता के अधिकतम हित को सुनिश्चित कर सकें। तो है अभी भी जनता का हित, लेकिन पहले हम मानते थे कि सरकार करेगी जनता का हित, तो सरकारी कार्यों के प्रशासन को हमने लोक प्रशासन कह दिया। अब इस एलपीजी के दिनों में हमने देखा कि नहीं, अकेले सरकार ही जनता का हित करेगी जरूरी नहीं है, निजी, गैर सरकारी, स्वयंसेवी भी हैं, ये भी जनता का हित करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, या सरकारें कानून बनवा के ऐसा कर रही हैं जो भी, तो अब वो भी सरकार के चूंकि सहभागी हैं लोक प्रशासन में शामिल है। तो तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन से लोक प्रशासन का एक नया अर्थ, एक नई परिभाषा आ गई। जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन परंपरागत और अब सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों का प्रशासन, या दूसरे शब्दों में सामूहिक सामाजिक संबंधों में बंधी एक प्रक्रिया जो आपसी विचार विमर्श से युक्त हो ताकि हम अधिकतम समृद्धि और कल्याण को सुनिश्चित कर सकें। तो दोनों अर्थ, दोनों परिभाषाएं आपको याद रखनी हैं कि परंपरागत अर्थ बिफोर एलपीजी क्या अर्थ था लोक प्रशासन का, और आधुनिक अर्थ या नया अर्थ क्या हो गया लोक प्रशासन का एलपीजी की नीतियों के आने के बाद में। तो ये पहला टॉपिक था लोक प्रशासन का अवधारणा, उसका अर्थ, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, प्रशासन को भी परिभाषित किया है, लोक प्रशासन को भी परिभाषित किया है। हमने आपको अपने शब्दों में उन सारे विद्वानों की बातों विचारों को ध्यान में रखते हुए, समेटते हुए समझाया है अपने शब्दों में कि क्या है लोक प्रशासन, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, किन किन कामों गतिविधियों को हम लोक प्रशासन में शामिल करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे बढ़ाएंगे अगला टॉपिक अगली क्लास में। धन्यवाद।